Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? Good. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक, एंड दैट इज एरेज। स्टार्ट करें। चलिए अब एरे की शुरुआत अपन सीधे एक क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्वेश्चन सुनिएगा और जितनी अभी तक अपन ने सी कवर की है आप बताइएगा ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू करूं? मैं आपको एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूं। जितना भी अभी तक सी में आपने सीखा है, बस जितना अभी तक सीखा है उस नॉलेज को यूज करके जो मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं आप बताइएगा ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। शैल वी स्टार्ट? आप सुनिए प्रॉब्लम क्या है। आपको सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है। ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो जब एग्जीक्यूट हो तो यूजर से वन बाय वन एक एक करके 5 इंटीजर्स मांगे। यूजर से वन बाय वन 5 इंटीजर्स मांगे, उन्हें स्टोर कर ले वेरिएबल्स में और वापस उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। तो ये काम जितनी आप सी जानते हैं आप कैसे करेंगे, सवाल दोबारा सुनिएगा। सी में एक प्रोग्राम बनाना है जो जब रन हो तो यूजर से वन बाय वन 5 इंटीजर्स ले। मैं आपको दिखा देता हूं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिएगा गौर से। आपसे कहा जाता है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर, to accept 5 integers from the user and display them back on the screen. यूजर से 5 इंटीजर्स मांगिए और इन पांचों को वापस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दीजिए। दिस नीड्स टू बी डन, दिस इज द चैलेंज। तो मैं चाहता हूं हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है, पहले आउटपुट देख लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। आप सबसे पहले यूजर से बोलेंगे एंटर अ नंबर। मान लीजिए मैंने आपको 10 दिया। आपका प्रोग्राम फिर बोलेगा मुझे एंटर अ नंबर। मान लीजिए मैंने 7 दिया। आपका प्रोग्राम फिर बोलेगा मुझे एंटर अ नंबर। मैंने इस बार 25 दिया। ऐसे करते करते आप मुझसे 5 बार नंबर्स मांगेंगे और उसके बाद आप मुझे आउटपुट देंगे यू इनपुटेड, और फिर जो भी मैंने 5 नंबर आपको दिए आप उन्हें वन बाय वन करेंगे डिस्प्ले। दिस इज द चैलेंज जो आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताइए। वेरी गुड। आप इस प्रोग्राम को जितनी अभी तक सी जानते हैं सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हैं और वो है 5 वेरिएबल बनाकर। अगर कहीं भी आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर लूप भी तो लगा सकते हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सोचिए जब आप लूप चलाएंगे और प्रोग्राम सेकेंड साइकिल लेगा तो जो फर्स्ट वैल्यू डाली हुई है वेरिएबल में वो हो जाएगी ओवरराइट। यस और नो? जब लूप चलेगा तो वो सेम वेरिएबल में वैल्यू तो बार बार ओवरराइट कर देगा ना। तो जब आपका लूप रुकेगा तो आपके वेरिएबल में 5 नंबर मिलेंगे कि बस 5वां नंबर मिलेगा? आपके वेरिएबल में 5 नंबर मिलेंगे कि बस 5वां नंबर मिलेगा? यस, सिर्फ 5th एलिमेंट मिलेगा। ऑल प्रीवियस 4 एलिमेंट्स वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट वैल्यू। होगा ना ऐसा? ठीक है, चलिए 5 वेरिएबल लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग में ले ही लेते हैं। अब सपोज करिए मैं इस क्वेश्चन को बढ़ाऊं और जहां मैंने क्वेश्चन में लिखा है 5 वहां मैं 50 लिख दूं, 5050। तो आप बताइए कि आपके लिए 50 वेरिएबल लेना संभव होगा? इजी होगा क्या 50 वेरिएबल लेकर चले? और सोचिए 50 वेरिएबल लेना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल होगा प्रिंट स्कैनफ के 50 पेयर बनाना। बनेंगे कि नहीं? 50 प्रिंटफ 50 स्कैनफ आपको लिखने पड़ेंगे। जैसा आउटपुट मैं चाह रहा हूं उसके हिसाब से, जैसा आउटपुट मैं चाह रहा हूं उसके हिसाब से।
तब आप सोचिए 50 वेरिएबल लेना, 50 पेयर्स बनाना प्रिंट स्कैनफ के, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम भी स्पेस भी सब वेस्ट होगा, राइट। इसकी जगह अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपको वेरिएबल एक लेना पड़े, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, आपको वेरिएबल एक लेना पड़े, बट वो एक वेरिएबल आप मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करने के लिए यूज कर पाए, तो आपके लिए उस एक वेरिएबल को हैंडल करना अलग अलग वेरिएबल्स को हैंडल करने के मुकाबले आसान होगा। अगर एक ऐसा वेरिएबल आपको मिल जाए जो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह अपने आप को स्ट्रेच कर ले, जिसमें आप जितना डेटा चाहें उतना भर सकें, तो उस एक वेरिएबल को हैंडल करना 50 अलग अलग वेरिएबल्स को हैंडल करने के मुकाबले आसान होगा, बिल्कुल होगा। और ये एक वेरिएबल जो खूब सारा डेटा अपने अंदर होल्ड कर सकता है, इसी को प्रोग्रामिंग की दुनिया में नाम मिला हुआ है एरे। ये एक वेरिएबल जो 50 इंटीजर्स अपने अंदर होल्ड कर सकता है, इसी को अपन ने सी में नाम दिया हुआ है एरे। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या समझ में आया इस 2 मिनट के डिस्कशन से कि एरे क्या होते हैं? जवाब दीजिए, जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस करा, आपने क्या कैप्चर करा उस डिस्कशन से? एरे क्या होते होंगे, जल्दी बताइए, एक लाइन में डिफाइन कीजिए चैट में, आपके हिसाब से व्हाट इज एन एरे? वेरी गुड, एरेज आर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर आप याद रखें तो एरे की डेफिनेशन है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जहां मल्टीपल वैल्यूज के लिए कल तक मल्टीपल वेरिएबल बनते थे, आज से मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम वेरिएबल एक बना सकते हैं, और उस एक वेरिएबल को जो मल्टीपल वैल्यूज रखेगा, प्रोग्रामिंग के वर्ड में हम लोग बोलते हैं एरेज। क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? सी। तो अब हम सी लैंग्वेज में एरे को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझना जरूरी है। जो मैंने अभी आपके सामने डेफिनेशन दी वो तो एक जनरल परिभाषा थी। अब सी की स्पेसिफिक वोकैबुलरी रिगार्डिंग एरेज, तो गौर कीजिएगा। इन सी लैंग्वेज एन एरे इज ऑलवेज डिफाइंड एज array is always defined as a collection of similar kinds of data elements, stored at continuous memory locations। समझने की कोशिश करिए, डेफिनेशन में 2 वर्ड मैंने कैपिटल में लिखे हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन आपको ये समझा रही है कि सी लैंग्वेज में भी एरे होते हैं, सी लैंग्वेज में भी एरे डेटा का कलेक्शन होता है, लेकिन सबसे पहली और जरूरी बात, डेटा होना चाहिए सिमिलर। मतलब आप सी में एक एरे में सेम टाइप के डेटा मेंबर ही रख सकते हैं। यानी आप ऐसा एरे तो बना सकते हैं जो अपने अंदर 10 इंटीजर रखे, लेकिन ऐसा एरे बिल्कुल नहीं बना सकते हैं जो अपने अंदर 5 इंटीजर रख ले, 3 कैरेक्टर रख ले, 2 फ्लोट रख ले। जो भी वो रखेगा वो हमेशा सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। तो एरे हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन नहीं होते हैं। एरेज इन सी प्रोग्रामिंग आर ऑलवेज होमोजीनियस डेटा। एग्रीड? समझ आ रही है बात? ठीक। अब इससे इंपॉर्टेंट है एरे की दूसरी स्पेशलिटी, स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब समझा इसका आपने? बताइए, इस बात का क्या मतलब समझा आपने, स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस लोकेशन? एवरीवन प्लीज टेल मी। स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस लोकेशन का मतलब, जब भी सी में आपको कंपाइलर एरे बनाकर देगा, वो एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में वन आफ्टर द अदर अरेंज करेगा। आई रिपीट, जब भी कंपाइलर सी में आपको एरे बनाकर देगा, वो एरे के एलिमेंट्स को मेमोरी में वन आफ्टर द अदर अरेंज करेगा। इसका मतलब अगर एरे का पहला एलिमेंट मेमोरी में 5000 एड्रेस पे आ रहा है, तो गेस करिए दूसरा कहां आएगा? अगर पहला 5000 एड्रेस पे आ रहा है तो दूसरा कहां आएगा? जवाब दीजिए। वो 5001 या 2 या 4 पे आएगा, डिपेंड करता है एरे की टाइप क्या है।
अगर एरे इंटीजर्स का है तो दूसरा एलिमेंट 5002 पे आएगा, अगर कैरेक्टर का है तो दूसरा एलिमेंट 5001 पे आएगा, और अगर फ्लोट का है तो दूसरा एलिमेंट 5004 पे आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? ये बात आप नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए भले ही ना बोल सकें, बट ये बात आप क्लियरली बोल सकते हैं जब आप बात करते हैं एरेज की। इज दिस क्लियर टू ऑल? राइट? चलिए अब आता है नेक्स्ट, सी में एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है? व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे? सी लैंग्वेज में एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो गौर से सुनिए, सी में एरे को डिक्लेयर करने का तरीका या सिंटेक्स सी ने अपन लोगों को क्या दिया है। सी में एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने एरे की कंपाइलर को बताएंगे डेटा टाइप। यानी जैसे आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप के बना सकते हैं एरे। आ रहा है समझ? Just like we can have variables of type integer, char, float, similarly we can have arrays of type int, char and float. इसके बाद आप अपने एरे को नाम देंगे, जो भी नाम आपको देना है। और आज पहली बार अपनी सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में आप यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। आज तक नहीं करे? आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम लिखे उसमें ये ब्रैकेट नहीं आया ना, पैरेंथेसिस आया, कर्ली ब्रेस आया, इवन एंगुलर ब्रैकेट भी आपने हेडर फाइल्स के साथ यूज होता हुआ देखा, बट स्क्वायर ब्रैकेट आज तक कभी नहीं देखे। आज से देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप मेंशन करेंगे आपके एरे की साइज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे आपके एरे की साइज। तो एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा हो गया, आप शुरुआत करेंगे एरे की डेटा टाइप से, उसके बाद आप लिखेंगे एरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे एरे को दी जाने वाली साइज। साइज का मतलब आप अपने एरे में कितने एलिमेंट्स होल्ड करके रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, एरे इनफाइनाइट साइज का नहीं होता है, एरे की साइज फाइनाइट होती है। साइज मतलब मैं बता रहा हूं दीपांकर, साइज मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज एन एरे कैन होल्ड। आप एरे के अंदर कितनी वैल्यूज रखना चाहते हैं, आप वो पर्टिकुलर साइज यहां पर करेंगे मेंशन। जैसे मुझे बताइए, इस समय हमारी ऑनलाइन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? जल्दी बताइए, इस समय हमारी ऑनलाइन क्लास में कितने लोग हैं? 51। मुझे तो छोड़ दे, मैं स्टूडेंट्स पूछ रहा हूं। 52 पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट तो 51 है ना, 51 स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो अगर मैं आपसे कहता हूं इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं 51 स्टूडेंट, मुझे उन सबकी एज कलेक्ट करनी है। मैं चाहता हूं मैं सी में एक प्रोग्राम बनाकर सबकी एज रखकर एवरेज एज निकालूं। तो ये करने के लिए जो आप एरे बनाएंगे, उसकी साइज वाली जगह पे क्या लिखेंगे? उसकी साइज वाली जगह पर आप 51 लिखेंगे। दैट इज साइज। यानी आपको जितना डेटा अपने एरे के अंदर होल्ड करना है, स्टोर करना है, वो पर्टिकुलर साइज आप यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे मेंशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो एरे फाइनाइट साइज का होता है, इनफाइनाइट साइज का नहीं होता है। हाँ, एरे की साइज लिमिटेड होती है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो 32767 से बड़ा एरे आप नहीं बना सकते। टर्बो कंपाइलर की बात कर रहा हूं। टर्बो कंपाइलर में मैक्सिमम जो आप साइज लिख सकते हैं वो 32767 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ूं? राइट? तो ये हुआ एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। अब इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। तो इमेजिन करिए मुझे 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है। 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर। तो मैं सी लैंग्वेज से बोलूंगा int रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10। ऐसे ही मुझे 15 स्टूडेंट्स की ग्रेड रखनी है, तो मैं सी लैंग्वेज से बोलूंगा कैर ग्रेड 15। ऐसे ही मुझे 20 स्टूडेंट्स की परसेंटेज रखनी है, तो मैं सी लैंग्वेज से बोलूंगा फ्लोट पर 20। तो अब आप मुझे बताइए, जो आपके सामने रोल, ग्रेड और पर दिख रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? दे ऑल आर
एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या है ये? दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरे। जो पहला है वो एरे ऑफ इंटीजर्स है, जो दूसरा है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, जो तीसरा आप देख रहे हैं वो एरे ऑफ फ्लोट्स है। पहला अपने अंदर 10 इंटीजर्स रख पाएगा, दूसरा अपने अंदर 15 ग्रेड रख पाएगा, तीसरा अपने अंदर 50 फ्लोट वैल्यू 20 फ्लोट वैल्यूज रख पाएगा। आया समझ? ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए। अब सी में जब आप लोग एरे बनाते हैं, सी में जब आप लोग एरे बनाते हैं, तो एरे बनाते वक्त आप स्क्वायर ब्रैकेट के जितने पेयर्स यूज करते हैं अपने एरे के साथ, अपन कहते हैं एरे उतनी डायमेंशंस का आपने बनाया है। दोबारा सुनिएगा मेरी बात, सी लैंग्वेज में एरे बनाते वक्त आप स्क्वायर ब्रैकेट के जितने पेयर एरे के साथ यूज करते हैं, हमने कितने करें? जल्दी जवाब दीजिए। हमने एक पेयर यूज करा है, राइट? ठीक, तो हमारे केस में जो एरे है ये कहलाएगा सिंगल डायमेंशनल एरे या 1D एरे। लेकिन अगर आप इसके साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट और यूज कर लें तो वो बन जाएगा डबल डायमेंशनल एरे या 2D एरे। तो आप जितने स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर लगाएंगे, अभी स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर कैसे डिसाइड होते हैं ये आप धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि एरे दो तरह के होते हैं, 1D एरे एंड 2D एरे, या आप कह लीजिए सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सिंगल डायमेंशनल एरे। तो अपने इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट करें। दे ऑल आर नॉट ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ एरे बल्कि दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। ये जो आपको इस समय व्हाइट बोर्ड पे डिक्लेयर हुए हुए नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, कितनी डायमेंशन पॉसिबल है? 16 डायमेंशंस तक टर्बो कंपाइलर में अलाउड है। बाकी दीपांकर दैट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। इन जनरल कंपाइलर 16 तक तो अलाउ करते हैं, 16 डायमेंशन तक का एरे आप बना सकते हैं। तो जब भी आप एरे क्रिएट करते हैं, एरे के साथ लगाए गए नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इस बात को बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि एरे आपका कितनी डायमेंशन का है। अब गौर करिए इस चैप्टर का सिलेबस क्या होगा। इस चैप्टर में हम एरे के 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज शुरू करा है वो है सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे। 2 से 3 दिन इसको समझने के बाद हम पहुंचेंगे डबल डायमेंशनल एरे पे। we'll be discussing डबल डायमेंशनल इंटीजर एरे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा और वो होगा सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा और वो होगा सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। क्यों? ऐसा क्या है उसके अंदर? उसके अंदर पहली बार आप सी के सबसे जरूरी चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन, पहली झलक, पहला ट्रेलर देखेंगे। एंड आई होप आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, सुना जरूर होगा। सी की बैकबोन है पॉइंटर। तो जिस दिन सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर एरे स्टार्ट होगा उस दिन पहला इंट्रोडक्शन पॉइंटर का भी मैं आपको दूंगा। तो मेक श्योर लेक्चर मिस ना हो। नए बैचेस अब स्टार्ट हो रहे हैं सी के, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको अगर बैच में बैकअप करते हैं। और वीडियो बैकअप भी आप देख रहे हैं, इतने सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं कि वीडियो बैकअप में भी कई बार डिले हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपसे आपका लेक्चर बिल्कुल मिस ना हो। सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर एरे अगर छूट गया तो आप 2 गुना नुकसान अपना करेंगे। नंबर 1, एक तो कैरेक्टर एरे फिर समझ में नहीं आएगा, जो बहुत ही जरूरी टॉपिक होता है एरेज में, इवन C++ जावा की तरफ जाएंगे तब भी। नंबर 2, आपको पॉइंटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट मिस हो जाएगा आपका, और पॉइंटर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट जब एक्चुअल पॉइंटर स्टार्ट होगा तो उसके आगे से होगा। सो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 1 वीक है अभी इस चैप्टर को आने में। 1 वीक के बाद ऑलमोस्ट हम सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर एरे पे पहुंचेंगे। मेक श्योर आपके लेक्चर्स मिस ना हो, वो बहुत ही क्रूशियल लेक्चर है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डबल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। अब आपने ध्यान से अगर सिलेबस का वॉक थ्रू सुना होगा तो मैंने फ्लोट का एरे नाम नहीं लिया ना। मैंने नहीं कहा ना कि हम सिंगल डायमेंशन फ्लोट एरे भी पढ़ेंगे। क्यों नहीं लिया? उसका रीजन ये है, सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे का प्रोग्रामिंग लॉजिक और सिंगल डायमेंशनल फ्लोट एरे का प्रोग्रामिंग लॉजिक
बिल्कुल सेम होता है। आई रिपीट, द लॉजिक यूजिंग विच वी डील विद एन इंटीजर एरे and the logic using which we deal with character array, not only logic, even the syntax remains same. बस एक फर्क है, वो आपको पहले दिन से पता है। इंटीजर्स में परसेंटेज डी लगेगा, फ्लोट्स में परसेंटेज, कंप्लीट करिए, फ्लोट्स में परसेंटेज एफ लगेगा। बाकी दोनों में एग्जैक्टली सेम तरीका प्रोग्रामिंग का लिया जाता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर होता है कैरेक्टर एरे की प्रोग्रामिंग और इंटीजर एरे की प्रोग्रामिंग में। दोनों पे हैंडलिंग करने का तरीका अलग है, इनपुट आउटपुट करने का तरीका अलग है, स्टेटमेंट्स तरीका लिखने का अलग है, सिंटेक्सेस अलग हैं। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सर इंटीजर एरे की नॉलेज कैरेक्टर एरे में काम आएगी, नहीं आएगी। कैरेक्टर एरे बिल्कुल एक नए टॉपिक की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कैरेक्टर एरे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब इन चारों में से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे। शुरू करें, टॉपिक क्लियर है आपको? गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे। क्या होता है, गौर से सुनिएगा। ये तो आपने देख ही लिया सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे बनाते कैसे। इमेजिन करिए मैंने सी लैंग्वेज में कंपाइलर के लिए लिखा INT-ARR10। अब जैसे ही कंपाइलर आपको ये लाइन लिखता हुआ देखेगा, सवाल आता है कंपाइलर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सपोज वी राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इमेजिन करिए हम ये लाइन लिखते हैं, then the question arises how compiler will deal with this। कंपाइलर इसको हैंडल कैसे करने वाला है। तो जवाब ये है, जब कंपाइलर आपको ये लाइन लिखता हुआ देखेगा तो सबसे पहला एक्शन जो कंपाइलर लेगा वो ये कि वो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि आपने जो एरे बनाया है उसको मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए, राइट। तो पहले तो बताइए, क्या कंपाइलर ये समझ रहा है कि आपने एक एरे बनाया है? कैन कंपाइलर आइडेंटिफाई that this line is creating an array? Yes, जैसे हम ये जानते हैं किसी के नाम के बाद पैरेंथेसिस आए तो वो क्या होता है, किसी के नाम के बाद पैरेंथेसिस आए तो सी में हम उसे क्या मानते हैं, शाबाश, वी कॉल इट फंक्शन। बिल्कुल ऐसे किसी के नाम के बाद अगर स्क्वायर ब्रैकेट आए तो हम सी में उसे बुलाते हैं एरे, और कंपाइलर इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर है। तो जब भी सी में आप कोई एरे बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, कंपाइलर कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये एरे बन रहा है। और जब कंपाइलर आपको एरे बनाता हुआ देखेगा, वो सबसे पहले एक गणित, एक मैथमेटिक्स फॉलो करते हुए आपके एरे की साइज निकालेगा नंबर ऑफ बाइट्स में। ठीक है, क्या मैथ्स फॉलो करता है कंपाइलर, वो भी सुन लीजिए। आपकी दी गई साइज को मल्टीप्लाई कर देता है डेटा टाइप की साइज से। तो आप बताइए, एक इंटीजर कितने बाइट, 2 बाइट, तो 10 इंटीजर कितने बाइट, 20 बाइट। तो कंपाइलर कैलकुलेट कर रहा है कि आपके एरे को मेमोरी में 20 बाइट की जगह चाहिए। अब कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये आदेश देगा, ये ऑर्डर देगा, ये डायरेक्शन देगा कि मुझे मेमोरी में 20 बाइट का कंटिन्यूअस ब्लॉक बनाकर दो। यानी जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, पहला काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा वो ये कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक कंटिन्यूअस ब्लॉक रिजर्व करा जाएगा। ठीक, कितने बाइट का ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक 20 बाइट्स का होगा। क्या नाम होगा इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का नाम होगा ARR। और इस 20 बाइट के ब्लॉक के कंपाइलर करेगा 10 पार्टीशंस, 10 डिवीजन, 10 हिस्से। पहला पार्टीशन 2 बाइट का, अगला पार्टीशन फिर 2 बाइट का। सब 2-2 बाइट के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके एरे की साइज आपने एरे की डेटा टाइप इंटीजर दी हुई है। So each and every cell will be of 2 bytes. So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth और ये मान लीजिए 9th ब्लॉक बना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं स्क्वायर शेप भी होंगे एक्चुअल में, क्योंकि सबकी साइज बराबर है। ठीक, इन सेल्स को कैसे पहचानेंगे, तो आपके और मेरे लिए कंपाइलर हर एक सेल को अपनी तरफ से एक नंबर अलॉट करेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये नंबर अलॉटमेंट
हमेशा ऑलवेज स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 और हर अगले सेल पे बढ़ता जाएगा 1 से। दोबारा सुनना ध्यान से मेरी बात। जब आप एरे बनाएंगे तो कंपाइलर एरे की टोटल साइज निकालकर उस टोटल साइज को लॉजिकल ब्लॉक्स में तोड़ेगा। हर लॉजिकल ब्लॉक को CELL सेल बुलाएंगे। इस संबंध से ये क्या है आप बोलना, ये सेल है। और हर सेल की साइज उतनी होगी जितनी डेटा टाइप आपने एरे की दे रखी है। सिंस वी हैव डिक्लेयर्ड आवर एरे एज एन इंटीजर एरे, ईच एंड एवरी सेल विल बी ऑफ 2 बाइट। तो ये पहला सेल होगा 2 बाइट का, ये अगला सेल होगा 2 बाइट का, तीसरा सेल होगा 2 बाइट का, एंड लाइक दिस 2-2 बाइट के मल्टीपल सेल्स कंपाइलर बनाता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपाइलर आपके लिए एक बेहद आवश्यक काम करेगा कि आपके एरे के हर सेल को वो एक नंबर अलॉट करेगा। इस नंबर को आप साधारण नंबर नहीं माने, आप इसे सी की वोकैबुलरी में एक स्पेशल नाम देंगे और इसे हम लोग सी में बुलाते हैं इंडेक्स। इसे हम लोग सी में बुलाते हैं इंडेक्स। और ये इंडेक्स हमेशा हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। सिर्फ सी में नहीं, दुनिया की अधिकतर लैंग्वेजेस में। तो क्या C++ में भी ये 0 से स्टार्ट होगा? यस। जावा में भी 0 से स्टार्ट होगा? यस। जावास्क्रिप्ट में भी होगा? यस। पाइथन में होगा? सब जगह जहां एरे के स्टाइल का मेमोरी में डेटा स्टोर करने का स्ट्रक्चर होगा, उसका हमेशा इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा फ्रॉम 0। और ये मेरे और आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है। ये मेरे और आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि सर कांट आई फोर्स द कंपाइलर कि वो मुझे 1 से 10 की नंबरिंग दे। नहीं देगा। वो जब भी नंबरिंग देगा दैट नंबर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल ऑलवेज एंड एट, कंप्लीट करिए, that number will always start from 0 and it will always end at size -1. It will always end at size -1. वो हमेशा size -1 पे एंड हो जाएगा। तो हमारे केस में साइज 10 थी तो वो एंड हो गया 9 पे। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है इतना? अब अगली जरूरी बात भी सुन लीजिए। ठीक, ये तो ऊपर जो आपको 0 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ये क्या है और किसने दिए हैं? दोनों का जवाब दीजिए जरा मुझे। क्या है और किसने दिए? ये इंडेक्सेस हैं एंड दिस अलॉटमेंट हैज बीन डन बाय द कंपाइलर। कैन आई से दिस? ये इंडेक्सेस कंपाइलर ने अलॉट करे। अब अगली बात सुनिए। इन सारे सेल्स का याद रखिएगा अपने आप में एड्रेस भी होगा। इन सारे सेल्स का मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। कौन देगा ये एड्रेस? कंपाइलर नहीं देगा, मैं और आप नहीं देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। ठीक है, इसमें भी प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं बोलूं तो बताइए पहला एड्रेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं बता सकते। ये फिक्स है कि पहला इंडेक्स 0 होगा, लेकिन ये कभी फिक्स नहीं होता कि पहला एड्रेस क्या होगा। वो तो डिपेंड करता है मेमोरी में कहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को 20 बाइट की जगह मिलती है। मान लेते हैं मेरे एग्जाम्पल में ये पहला एड्रेस 2000 है, तो फिर जो अगला एड्रेस होगा वो 2002 होगा, तीसरा 2004 होगा, 2006 होगा, और ऐसे चलते चलें तो आखिरी सेल का शुरुआती एड्रेस 2018 होगा। क्यों? क्योंकि सब 2-2 बाइट की दूरी पे हैं। यस चंद्रकांत, बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं एड्रेस। हम इन एड्रेसेस को देख सकते हैं प्रिंट करके। आगे बढ़ूं? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं तो फिर ये एड्रेसेस क्या, ये जो ब्राउन में दिख रहा है क्या कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा ये जो ब्राउन में दिख रहा है ये कहलाएगा एड्रेस। और कौन अलॉट करता है ये एड्रेस? ये एड्रेस अलॉट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कुंदन का कुछ डाउट आ रहा है। अगर से मेमोरी में एड्रेस खाली नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मेमोरी में एड्रेस खाली नहीं होगा कुंदन तो एरे क्रिएट नहीं होगा, नहीं बन सकता एरे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ? राइट, नहीं क्रिएट होगा। आप सपोज करो आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने गए और रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा?
बताओ, क्रैश हो जाएगा? वेट करेंगे ना आप, वेरी गुड। आप एक इंसान के तौर पे इंतजार कर सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंतजार नहीं करते, प्रोग्राम्स वेट नहीं करते, प्रोग्राम वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। इनफैक्ट सच कहूं तो प्रोग्राम लोड ही नहीं होगा। होगा क्या, जब आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता है कि आपके प्रोग्राम को 20 बाइट का एरे चाहिए, क्योंकि कंपाइलर जब किसी भी प्रोग्राम का मशीन कोड बनाता है, उसमें कितनी बाइट्स के वेरिएबल्स बने ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा 20 बाइट चाहिए, और इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली उसके पास 20 बाइट मेमोरी में नहीं है, कंटिन्यूस 20 बाइट, याद रखिएगा, कंटिन्यूस 20 बाइट नहीं है, तो आपका प्रोग्राम लोड ही नहीं होगा, वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। आ रही है बात समझ? हुआ क्लियर? तो रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल में तो आप वेट कर सकते हैं, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को ये नहीं बोलेगा कि वेट करो, अभी वो दूसरा वाला प्रोग्राम बंद हो रहा है फिर तुम आ जाना। ऐसा नहीं होता यहाँ पे कम्युनिकेशन, प्रोग्राम लोड ही नहीं होगा, बात खत्म वहीं। डाउट सॉल्व कुंदन? आगे बढ़े, लेकिन ऐसा 10-20 साइज में नहीं होगा, ऐसा होगा जब बहुत बड़ी साइज आप देंगे, बहुत ही ज्यादा पैक सिस्टम चल रहा है, उस केस में फिर एरे नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेगा प्रोग्रामर? तो फिर प्रोग्रामर क्या करेगा? तो फिर प्रोग्रामर ने अगर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, अगर आपने भी पढ़ा होगा, तो प्रोग्रामर फिर एरे नहीं बनाता, फिर प्रोग्रामर बनाएगा लिंक लिस्ट, फिर प्रोग्रामर बनाएगा LINKED लिंक लिस्ट, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी कि मेमोरी अगर कंटिन्यूस नहीं मिल रही है तो जहां मिल रही है वहां पर डेटा स्टोर हो जाए। लेकिन हम अभी लिंक लिस्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक लिस्ट का क्रिएशन पॉइंटर की मदद के बिना नहीं होता। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? चलिए बढ़े आगे। तो अब मुझे बताइए, ये जो ब्राउन में दिख रहे हैं, ये हमेशा 2000 से स्टार्ट होंगे? नहीं, ये 5000 भी हो सकते हैं, 6000 भी हो सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड उस समय सिनेरियो क्या बन रहा है। और वो जो ब्लैक में दिख रहे हैं वो 0 1 2 3 4, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, उनमें कभी 0 का 1 नहीं होगा। तो जब भी स्टार्ट होंगे they'll begin from 0 and they'll finish at size -1। डायग्राम क्लियर एरे का? और एरे के हर सेल के अंदर स्टोर्ड क्या है? गार्बेज। इन सब में अगर मैं कहूं डेटा क्या पड़ा है, इन सब में डेटा गार्बेज पड़ा है। ये जो ब्लू कलर के क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग गार्बेज वैल्यू। बढ़ूं आगे, डायग्राम क्लियर? ठीक, चलो अब एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो अपन ने देख लिया। अब आता है एरे को एक्सेस कैसे करेंगे। बना तो दिया, हाउ डू वी एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एलिमेंट्स और सेल्स ऑफ द एरे। इन्हें प्रोग्रामिंग में एक्सेस करना होगा तो कैसे करा जाएगा? अगेन लिसन वेरी केयरफुली। इमेजिन करिए आपने स्टेटमेंट लिखा int ARR 10, दिस इज व्हाट यू मेंशन फॉर क्रिएटिंग द एरे। एज एक्सपेक्टेड आपका int ARR 10 कहना मेमोरी के अंदर, जैसा अभी अभी अपन ने देखा, एक एरे क्रिएट करवाएगा होल ऑफ 20 बाइट्स। इस 20 बाइट के एरे के 10 होंगे पार्टीशंस, जिनके 0 से लेकर 9 तक होंगे इंडेक्सेस, नाम होगा ARR, और जैसा हमने इमेजिन करा 2-2 बाइट के डिस्टेंस पे इन सब के होंगे एड्रेसेस। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एरे के इस पर्टिकुलर सेल में स्टोर करना है 25। हमें यहाँ 25 डालना है, और मान लीजिए आपने बोला ARR इक्वल टू 25। क्या सोचकर? ये सोचकर कि अगर एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो हम वेरिएबल का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लगाकर वैल्यू डाल देते हैं।
ऐसा ही करते हैं ना, अगर एक वेरिएबल में वैल्यू डालनी है तो ऐसे ही डालते हैं ना। बट अगर आपने एरे पे ऐसा करा तो नोट कीजिएगा, कंपाइलर कोड कंपाइल भी नहीं करेगा, ठीक है, यानी रन टाइम नहीं, ये तो सिंटेक्स एरर हो जाएगी। तो आज का पहला रूल ऑफ थंब, आप एरे पे डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर कभी नहीं लगाते। मैं दोहराता हूं अपनी बात, आज का रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब समझ रहे हैं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको रूल ऑफ थंब वर्ड? पूरी सीसी प्लस प्लस में ये रूल कभी नहीं बदलेगा, अटल है, पत्थर की लकीर है, ये कभी चेंज नहीं होगा। एरे को कभी भी असाइनमेंट लगाकर एरे के नाम के साथ वैल्यू नहीं देते। आप कभी नहीं लिख सकते ARR इक्वल टू समथिंग, लिखेंगे तो आ जाएगी सिंटेक्स एरर, ठीक है। फिर सवाल आता है तो फिर कैसे करेंगे एक्सेस? तो कंपाइलर कहता है अकेले एरे के नाम से काम नहीं चलेगा, आपको एरे के नाम के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी देना पड़ेगा सेल का, ठीक। तो हम गलत सोच रहे थे कि हमें एरे में 25 डालना है, हमें एरे में 25 नहीं डालना है, हमें एरे के 0th सेल में 0th इंडेक्स में 25 डालना है। तो फिर क्या सिंटेक्स बनेगा? तो कंपाइलर बोलता है सिंटेक्स बनेगा ARR, ARR के साथ आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे इंडेक्स नंबर, हमारे केस में इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, और फिर आप लिखेंगे ARR 0 इक्वल टू 25। अब कहीं जाकर कंपाइलर को समझ में आएगा कि आप एरे के 0th सेल में 25 स्टोर करने की बात कर रहे हैं। हो रहा है क्लियर? आ रहा है समझ? राइट। इसी तरह से आपको ARR 1 में अगर कुछ डालना है तो आप बोलेंगे ARR 1 इज इक्वल्स टू लेट से 40, तब कहीं जाकर यहाँ 25 आएगा, यहाँ 40 आएगा, एंड 1 बाय 1 आप एरे के एक एक सेल में करते जाएंगे वैल्यू स्टोर। तो अगर मैं बोलूँ तो फिर सिंटेक्स क्या बना, एरे को एक्सेस करने का सिंटेक्स क्या बना? तो आप बोलेंगे एरे को एक्सेस करने का सिंटेक्स बना, प्रोग्रामर एरे का नाम ले, एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोग्रामर इंडेक्स लिखे इज इक्वल टू वैल्यू दे दे। अगर प्रोग्रामर ऐसा कर रहा है तब कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कंपाइलर दे देगा एरर। तो जब भी एरे को एक्सेस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट को आप यूज करते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोलता है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है? तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बुलाते, इसको बुलाते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा, इसको बुलाते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। वी नेवर कॉल इट स्क्वायर ब्रैकेट, वी ऑलवेज कॉल इट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। हाँ बिल्कुल कैलाश, 9th में डालो, 7th में डालो, 0 में डालो, कहीं भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। बस क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? 9 के आगे नहीं जाना है, 0 के पीछे नहीं जाना है। ये आ रहा है समझ? ठीक, जाएंगे तो क्या होगा वो अभी बताता हूं मैं, वो अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू डिस्कस करते हैं, आगे जाएंगे तो क्या होगा। फिलहाल याद रखिएगा एरे के रेंज के बाहर नहीं जाना है अपन को। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट तो आपने एरे बनाते वक्त भी लगाया है ना, एरे बनाते वक्त जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है उसे स्क्वायर ब्रैकेट ही पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन एरे को एक्सेस करते वक्त जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है उसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऐसे ही ये 10 क्या है जो एरे बनाते वक्त आपने दिया है, वो 10 क्या है? वो 10 साइज है, ठीक है। और ये जो आपने 0 दे रखा है, ये 0 क्या है? ये साइज नहीं है, ये कहलाएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। सिंबल सेम है, इसलिए बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाए लेकिन मतलब अलग अलग है। जो ऊपर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर लिखा हुआ साइज है, जो नीचे वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है और उसके अंदर अपन ने लिखा हुआ इंडेक्स है। आ रहा है समझ? ठीक है। अब मुझे बताइए
जहां से डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था, ये वाला कोड, क्या अब ये कोड आराम से इजीली बन सकता है? क्या अब ये 5 नंबर एरे में डल सकते हैं? हाँ। और क्या अब लूप लग जाएगा? क्या अब लूप लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करें, एरे में सारे सेल का नाम सेम है कि नहीं है? इन सब का नाम ARR है ना? बस फर्क इनका इंडेक्स पे ही तो है। जैसे अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका नाम ARR9 है। इसका नाम क्या है? आप बोलेंगे इसका नाम ARR8 है। ये क्या कहलाएगा? ये ARR7 कहलाएगा। हो रहा है क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट में कैलाश, सबस्क्रिप्ट में, बिना सबस्क्रिप्ट के नहीं। ARR8 मतलब अलग हो जाएगा। कैलाश, विकास, सब ध्यान दें, ऐसे नहीं लिखते ARR8, ऑलवेज यूज सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। डायरेक्ट ARR8 एरर हो जाएगा। आगे बढ़ूं? इतना क्लियर हुआ? चलो, ये तो हो गई बात डायग्राम की, वोकैबुलरी की, सिंटेक्स की। अब आते हैं एक्चुअल कोड पे कि यूजर से इनपुट एरे में लेना हो तो कैसे लेंगे। हाउ डू वी एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन एन एरे? तो ये तो कंफर्म है, स्कैनफ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, राइट? लेकिन स्कैनफ मल्टीपल टाइम्स लगेगा। स्कैनफ मल्टीपल टाइम्स लगेगा क्योंकि एरे एक वैल्यू तो रखेगा नहीं, मल्टीपल रखेगा। तो हम यहां पर यूज करेंगे लूप। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप समझो, फिर इसके बाद इसकी एक एक लाइन को करते हैं अपन ट्रेस। अच्छा, प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है? बिल्कुल यही होने वाला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो मैं कोड लिखने जा रहा हूं वो यही आउटपुट शो करने जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अपन प्रोग्राम बना रहे हैं। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात? तो ये हमारा टारगेट है, ऐसा हमें आउटपुट मिलने वाला है और इसके हिसाब से हम कोड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोड लिख रहा हूं मैं, आप करिए ऑब्जर्व, फिर करते हैं उसको ट्रेस। हेडर फाइल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेंबर दिस। एरे का सपोर्ट किसी हेडर फाइल से नहीं आता है, तो हेडर फाइल वही पुरानी रहेंगी, stdio और conio। ये भी क्लियर है? तो आप सबसे पहले लिखेंगे int ARR10, राइट? ये आपका एरे डिक्लेरेशन हो गया। अब क्योंकि हमने डिसाइड करा है कि हम लूप चला सकते हैं, तो लूप के लिए एक वेरिएबल भी चाहिएगा। लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिएगा, तो अपन ने आई ले लिया, स्क्रीन को कर लिया अपन ने क्लियर, और फिर यहां पर हम कहेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं? जवाब दीजिए जल्दी। Why we are starting the loop from 0? क्योंकि array always begins from index 0। array always begins from index 0। अब इस for loop के अंदर आप लिखेंगे printf, और printf में आप लिखेंगे enter element, और जो भी एलिमेंट यूजर से आपको मिलेगा scanf से उसे आप स्कैन करेंगे और रख देंगे एड्रेस ऑफ ARR में। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी अभी मैं प्रोग्राम को ट्रेस करते वक्त आपको समझाता हूं। उसके बाद फिर आप लिखेंगे printf, printf में आप लिखेंगे u inputted, फिर स्टार्ट करेंगे आप एक फॉर लूप, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, और यहां पर आप लिखेंगे printf \n %d कॉमा ARRI। ठीक, ये है आपका कोड। अब इसका करते हैं अपन डायग्राम के साथ एनालिसिस। तो एक बार जरा बताइए, शुरुआत में int ARR10 इसका क्या असर पड़ेगा? जल्दी बोलिए। एरे बनेगा? हाँ के ना? गुड, बनेगा। कितने बाइट का? एरे विल बी क्रिएटेड ऑफ 20 बाइट्स। आपका प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस ब्लॉक रिजर्व करेगा 20 बाइट का, और 20 बाइट का ये कंटिन्यूअस ब्लॉक आपके एरे के नाम पे रिजर्व होगा। ठीक है, पार्टीशंस कर देते हैं इस ब्लॉक के।
ठीक, ये हैं एरे के इंडेक्सेस और ये हैं इसके एड्रेसेस। इतना क्लियर? और इस पूरे का खुद का नाम ARR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रोग्राम इक्वल टू 9 होता है, जवाब दें। क्या 0 9 से छोटा है? 100% है। कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, अंदर जाकर यूजर से नंबर मांगेगा। मान लीजिए यूजर ने नंबर दिया आपको 40 तो आपका प्रोग्राम 40 को रखेगा ARR I पे। I कितना है? I 0 है। बताइए ARR 0 किसका नाम है? क्या मैं कह सकता हूं ये पहला सेल, ये ARR 0 है? कैन आई से दिस? यस। तो यूजर ने अगर आपको 40 दिया है तो 40 यहां आकर होगा स्टोर। आ रहा है समझ? हो रही है बात क्लियर? अब एक इंटरनल बात सुनिए, एक अंदर की बात। एक्चुअल में ये जो आपको 0 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ये जिन्हें आप पिछले 1 घंटे से सुन रहे हैं, ये फिजिकली मेमोरी में होते ही नहीं है। ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं, ये फिजिकली मेमोरी में होते ही नहीं है। फिजिकली मेमोरी में एरे के हर सेल की बस एक ही पहचान है, और वो एक पहचान उसका मेमोरी एड्रेस है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकली एग्जिस्ट इनका सिर्फ मेमोरी एड्रेस करता है। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे शायद आप कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर इंटरनल समझते हो तो आप मानते हैं जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स होती हैं उनका जो नाम होता है वो आपके और मेरे लिए होता है। फिजिकली हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है, वो अपने आईपी एड्रेस से पहचानी जाती है। नाम तो इसलिए कि हम इंसान याद रखता है। तो google.com वर्चुअल नाम हुआ, google.com का अपना एक आईपी एड्रेस होगा जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करेंगे। सेम चीज यहाँ पर है। ये जो 0 1 2 3 4 है, ये आपके और मेरे लिए सहूलियत के लिए, हमें आसानियों एरे से इंटरेक्ट करने में इसलिए है। फिजिकली ये 0 to 9 कुछ है ही नहीं, फिजिकली सिर्फ एड्रेसेस हैं। अब आप मेरे से बोल सकते हैं सर अगर ये नहीं है तो फिर हम प्रोग्रामिंग में इनको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं हम ARR I ARR 0, ये कैसे चल रहा है? तो इसका जवाब ये है, जब कंपाइलर आपको ARR I लिखता हुआ देखता है, जब कंपाइलर आपको ARR I लिखता हुआ देखता है तो एक खास फॉर्मूला लगाकर इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एड्रेस। कैसा फॉर्मूला? उसमें टाइम है, वो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे पॉइंटर चैप्टर में। जब पॉइंटर आएगा तब आप सीखेंगे ये फॉर्मूला। तब तक के लिए इतना याद रखिए, अगर मैं कहता हूं बताओ 40 कहां जाकर स्टोर हुआ, तो अब आप बोलेंगे सर इसके दो जवाब हैं। अगर प्रोग्रामर की नज़र से देखें तो 40 ARR 0 में स्टोर हुआ, बट अगर फिजिकल बात करें तो 40 2000 एड्रेस पे जाकर स्टोर हुआ है। जो इंडेक्स 0 है वो कन्वर्ट हो जाएगा एड्रेस 2000 में एक स्पेशल फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला आपको पॉइंटर के दौरान मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए बस इतना याद रखें, इंडेक्सेस वर्चुअल होते हैं, फिजिकली कोई इंडेक्स वगैरह नहीं होता। फिजिकली एरे के हर सेल की पहचान सिर्फ उसका एड्रेस होता है। इसी तरह से i प्लस प्लस आई को 1 करेगा। जब i प्लस प्लस के कारण i 1 होगा, एज यू कैन इमेजिन i इंक्रीमेंट करके 1 पे आ जाएगा। 1 भी 9 से छोटा है? हाँ जी है। यूजर से प्रोग्राम दूसरा नंबर मांगेगा, दूसरा नंबर यूजर ने दिया 25, मेरे आपके लिए 25 ARR 1 पे आएगा। कंपाइलर लगाएगा एक फॉर्मूला और उसे ARR 1 का मिल जाएगा एड्रेस, तो वो डेटा चला जाएगा 2002 पे। ऐसे आपका ये लूप घूमता जाएगा, हर बार यूजर से एक एक नंबर लेता जाएगा। जो भी नंबर यूजर देगा, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो जाकर इस एरे में स्टोर हो जाएंगे। मान लीजिए 10वां नंबर यूजर ने आपको दिया 23, तो 23 जाकर एरे के इंडेक्स बोले तो 9
और एड्रेस बोले तो 2018 पे हो जाएगा स्टोर। इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जवाब दीजिए। इसके बाद आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, आई में 10 आ जाएगा, लेकिन 10 लेस देन इक्वल टू 9 फॉल्स है, 10 लेस देन इक्वल टू 9 फॉल्स है। कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर, कंट्रोल आ जाएगा फॉर लूप से बाहर। फिर क्या होगा, फिर आपका ये सेकंड वाला फॉर लूप चलेगा। ये क्या कर रहा है, ये एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। इसमें एड्रेस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि याद कीजिए एड्रेस की जरूरत स्कैनएफ को पड़ती है। तो क्या स्कैनएफ में एड्रेस कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, भूलिएगा मत। अगर भूल गए सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आंसर गार्बेज आने लग जाएगा। स्कैनएफ आज भी इस जिद पे कायम है कि वो डेटा मेमोरी में तभी पहुंचाएगा जब उसे प्रॉपर एड्रेस दिया जाए, इसलिए वो एड्रेस ऑफ का यूज स्कैनएफ में हम लोग कर रहे हैं, प्रिंटएफ में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एड्रेस नहीं देखने, हमें एरे के हर सेल की वैल्यू देखनी है। अब जब आपका ये फॉर लूप चलेगा सेकंड वाला, तो ये आपको ये सारा डेटा स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। एग्जैक्ट मैच कर देता हूं इमेज, तो ये 40 हुआ, ये यूजर ने आपको 25 दिया, ये उसने आपको 30 दिया। लाइक दिस आपका प्रोग्राम यूजर के दिए हुए इन 10 नंबरों को 1 बाय 1 स्क्रीन पे करता जाएगा प्रिंट। आ रहा है समझ, आगे बढ़ूं, क्लियर हुआ? ठीक है, अब कुछ सवाल जवाब इस पूरे प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन, हमने एरे और आई को अलग अलग लाइनों पे डिक्लेयर करा है। क्या जरूरी है एरे और आई अलग अलग लाइन पे डिक्लेयर हो? कोई जरूरी नहीं है, आप इन्हें एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेटा टाइप बिल्कुल सेम है। विकास अभी तो वो इंडेक्स 0 पे ऐड होगी, बाकी कर सकते हैं अगर आप लूप ऐसा चलाएं। आ रहा है समझ? वो तो लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, लूप कैसे चल रहा है। आ रहे हैं यूजर नहीं प्रोग्रामर, यूजर थोड़ी ना फॉर लूप चला रहा है मोनल। आते हैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। ठीक, तो ये हुआ पहला केस कि आप इन दोनों को साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा डाउट जो स्टूडेंट्स मेरे से कई बार पूछते हैं, सर आपने 2 फॉर लूप क्यों लगाए, क्या हम ये प्रोग्राम एक फॉर लूप से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा मैं इस आउटपुट के लिए कोड लिख रहा हूं, और इतना आप भी समझते होंगे जो आउटपुट हमें चाहिए वो एक फॉर लूप से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये प्रिंटफ ऊपर वाले फॉर लूप में शिफ्ट कर दिया तो फिर ये होगा कि आप 40 देंगे और तुरंत 40 प्रिंट हो जाएगा, 25 देंगे तुरंत 25 प्रिंट हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा करें तो कुछ दिक्कत है क्या, नंबर लेते ही दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एक तरीका कोड का हो सकता है, एक फॉर लूप में भी एरे में आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। बट मुझे लगा पहले सारा डेटा ले लूं फिर सारा डेटा शो करूं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग फॉर लूप यूज करे। डाउट सॉल्व? ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट बिल्कुल जैसा आउटपुट चाहिए वैसा सोचिए अपना लॉजिक। अगला डाउट, ये बार बार एंटर अ नंबर या एंटर एलिमेंट क्यों आ रहा है? तो बार बार एंटर अ नंबर या एंटर एलिमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर इस प्रिंटफ को डाला हुआ है। क्या हम इस प्रिंटफ को फॉर से बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन स्कैनएफ अभी भी फॉर के अंदर रहेगा। याद रखिएगा स्कैनएफ को फॉर के बाहर कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि स्कैनएफ फॉर के बाहर चला गया तो कितने इनपुट लेगा? स्कैनएफ फॉर के बाहर चला गया तो कितने इनपुट लेगा? एक इनपुट लेगा, और हमें कितने चाहिए? 10 इनपुट चाहिए। तो स्कैनएफ का लूप में आना जरूरी है। बढ़े आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इनपुट का फॉर्म ये हो तो मतलब, मैं समझा नहीं। चंद्रकांत मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं होगा ना, कैरेक्टर देंगे तो क्रैश कर जाएगा, बंद हो जाएगा वहीं पे। परसेंटेज डी कैरेक्टर पढ़ता है क्या चंद्रकांत, आप बताओ? इतने दिन से आप सी पढ़ रहे हो, आपने कभी परसेंटेज डी को कैरेक्टर दिया इनपुट में? तो मैं तो कह रहा हूं ना, रोल नंबर में कैरेक्टर होगा तो इंटीजर एरे थोड़ी बनाएंगे, फिर हम स्ट्रिंग्स का एरे बनाएंगे, कैरेक्टर का एरे बनाएंगे। कैरेक्टर के एरे में इंटीजर और अल्फाबेट्स दोनों आ जाएंगे,
लेकिन इंटीजर के एरे में सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। कैरेक्टर कैसे आएगा? आ रहा है समझ? हुआ क्लियर? ठीक है, आप सुनिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले मोनल ने भी पूछा था। सवाल ये है, हाँ नंबर रिपीट हो सकते हैं श्रेयांश, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एरे का डेटा यूनिक हो। मैं 10 के 10 नंबर 25 रख सकता हूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आप सुनिए अगली जरूरी बात ध्यान से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर एरे पे लूप चलाते वक्त मैंने साइज से ज्यादा का लूप चला दिया। जरा बताइए हमारा एरे कितने का है, कितने एलिमेंट्स का एरे बनाया है हमने? वेरी गुड, 10 का, और मैंने लूप चला दिया 20 बार। अगर मैं आपसे कहूंगा बताइए अब क्या होगा अगर मैं लूप 20 बार चलाता हूं, 20 बार इनपुट ले रहा हूं, 20 बार आउटपुट कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये तो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब लूप घूमते घूमते आई को 10 पे पहुंचाएगा तो ARR आई का मतलब ARR 10 होगा, और सर ARR 10 तो है ही नहीं मेमोरी में कुछ। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है ARR 10 तो मेमोरी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि एरे तो 9 पे खत्म हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, आप बताइए? एरे 9 पे खत्म हो जा रहा है ना, अगर आप डायग्राम देखें तो अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये डाउट बिल्कुल वैलिड है कि सर एरे तो 9 पे खत्म हो जा रहा है, तो फिर हम 10 पे कैसे जाएंगे? तो आप याद कीजिए, मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले कहा था कि जब कंपाइलर आपके फॉर लूप को चलाता है तो वो ARR 10 नहीं रहने देगा इसे, वो इसे ARR 10 की जगह कन्वर्ट कर देगा एक एड्रेस में। ये बात आपको याद है? वो इसे कन्वर्ट एक एड्रेस में कर देगा। तो ये कहना बिल्कुल सही है 9 के बाद 10 नहीं होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता 2018 के बाद 2020 भी होगा? होगा ना, 2020, 2022 भी होगा, 2024 भी होगा, सारे एड्रेसेस होंगे। बस प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता कि वो एड्रेसेस फ्री होंगे या ऑक्यूपाइड होंगे। आई रिपीट, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि वो एड्रेसेस फ्री होंगे या ऑक्यूपाइड होंगे। अगर वो एड्रेसेस फ्री हुए, अब यहां भी डाउट आता है एज अ बिगनर, फ्री मतलब वहां कोई डेटा नहीं है इसका मतलब फ्री नहीं, फ्री मतलब डेटा नहीं है नहीं, फ्री का मतलब वो पर्टिकुलर एरिया किसी प्रोग्राम के काम में नहीं आ रहा है। अगर वो एरिया किसी प्रोग्राम के काम नहीं आ रहा है तो हम मानते हैं वो एड्रेस फ्री है, और अगर वो एरिया किसी प्रोग्राम के काम आ रहा है तो हम मानते हैं वो एड्रेस ऑक्यूपाइड है। तो अगर वो एड्रेस ऑक्यूपाइड है, वहां पे कोई दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, तो आपका प्रोग्राम जाकर उस प्रोग्राम के साथ क्लैश कर जाएगा, भिड़ंत हो जाएगी ये मान लीजिए, और वहीं के वहीं आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर जगह फ्री रही, लेकिन अगर जगह फ्री रही तो आपका प्रोग्राम 10 का एरे बनाकर भी पूरे 20 नंबर स्टोर कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो आगे से आगे डेटा को स्टोर करता जाएगा। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है कि अगर आप एरे की रेंज के बाहर निकलते हैं चीजें हो जाती हैं अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी हो सकता है, रैम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अगर फ्री रही तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी बड़ी गलती की है, आपका प्रोग्राम चलता जाएगा क्योंकि उसे मेमोरी मिलती जा रही है। लेकिन जहां कोई दूसरे प्रोग्राम का सामना हुआ वहीं कोड कर जाएगा क्रैश। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ये रिस्क वाली प्रोग्रामिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए एरे कम का लेकर लूप ज्यादा का चलाएं। हो सकता है आज वो लूप चल जाए, कल क्रैश हो जाए, कल का और आज का रैम का सिनेरियो अलग अलग हो। इसलिए हमें कभी भी एरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हम एरे की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, थिंग्स कैन गो बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और वैसे भी हमसे कहा जाता है ना, रियल वर्ल्ड में हद में रहना चाहिए, बोलते हैं ना, ऐसे कंपाइलर भी हमसे बोलता है हद में रहना चाहिए। अगर ये हद को क्रॉस करा तो कुछ भी हो सकता है। कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे कुछ ना कहें, कंपाइलर तो वैसे भी बेचारा कुछ नहीं कहता, वो तो वैसे ही बहुत सीधा है। कहने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कहे अगर मेमोरी आगे फ्री है, और नहीं है बिल्कुल कंपाइल 100% होगा विकास। कंपाइल 19 क्या, आप 19,000 कर दो तो भी होगा। समझ रहे हैं आप सब मेरी बात? एरे 10 का लीजिए, लूप 19,000 बार चलाइए, सिर्फ कंपाइल करिए तो भी ये चलेगा। बट हमें नहीं पता जब ये रन होगा तो फिर क्या होगा मेमोरी के अंदर। इसलिए हम कभी भी
एरे की रेंज को क्रॉस ना करें। हालांकि एरे की रेंज क्रॉस करना सिंटेक्स एरर में नहीं आता, वो बस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर बन जाता है। आ रही है बात समझ? गॉट इट? इसलिए इस सवाल का फिक्स जवाब नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो क्रिएटेड इन रैम, बट कंपाइल होगा, सिंटेक्स एरर नहीं है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक, आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एरे की प्रोग्रामिंग। ये था एरे का इंट्रोडक्शन। अब अगले लेक्चर में कोड्स लिखेंगे इसके। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, और इसमें ये 19 20 हटा रहा हूं मैं, वापस 9 कर दे रहा हूं इसको। बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप में डाल देता हूं मैं। ठीक है, आया समझ? यहां तक कोड्स क्लियर है सारे? चलिए आइए परसों लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अभी टाइम है विकास। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए फंक्शन पॉइंटर स्ट्रक्चर मतलब सी पूरी आनी चाहिए। अभी समय है। आप लोग डेटा स्ट्रक्चर का बैच ज्वाइन करना, सितंबर एंड वाला। डेटा स्ट्रक्चर करना हो तो सितंबर एंड के बाद आप कर सकते हो। सेल्फ भी करोगे अगर आप ना, बैच नहीं भी ज्वाइन करते हो, खुद भी पढ़ोगे तो फंक्शन पॉइंटर स्ट्रक्चर की नॉलेज के बिना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।